हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.2। इससे पीछे के लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। अब आज के इस लेक्चर में प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्या है प्रश्न संख्या 5, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 5 में वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली चीज हमें क्या निकालना, अनुपात। तो ये आधा प्रश्न जो है लगभग लगभग प्रश्न संख्या 4 की तरह जो है हो चुका है, क्योंकि इसमें भी हमें अनुपात निकालना था, यहाँ पे भी अनुपात निकालना है। जितने बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो ये नई चीज है, जिसमें जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो अनुपात में ज्ञात करना है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, इसको समझते हैं। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु मान लेते हैं। तो हमारे पास बिंदु है माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x का मान 0 है। हमने ये मान लिया एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक P है, उसके निर्देशांक कितने हैं, x का मान 0। ठीक है। अब समझिए, समझने वाली चीज क्या है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, जैसे ये हमारे पास कोई रेखा है, ये a बिंदु है और ये बिंदु हम मान लेते हैं B। क्या दे रखा था, a का मतलब दे रखा है 1, -5 और b का मतलब कितना है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। तो x अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। भाई ये रेखा x अक्ष के द्वारा विभाजित होती है, तो ये मान लीजिए बिंदु P है, इसके निर्देशांक x का मान 0 है। तो पहली चीज हमसे क्या पूछा है, ये वाला बिंदु जो है जो x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है, ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। पहली चीज तो ये मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, इससे हम पहला उत्तर निकालेंगे। दूसरा, हमें बिंदु के निर्देशांक निकालना, तो केवल x का मान उठा के इसमें रख दो, जो भी आएगा वो इसका हल कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, जो बिंदु ए बी रेखाखंड है वो x अक्ष के द्वारा k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है। क्या लिखेंगे, माना बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, a 1, -5 और b का मतलब कितना है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P x, 0 जिसके निर्देशांक है k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया, के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये अगर इस अनुपात में विभाजित करता है तब क्या होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, माना बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक बराबर फार्मूला आपके पास क्या है, ये फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 का मान m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ठीक है, ये हमारे पास होता है बिंदु P के निर्देशांक। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। m1 का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, k। m2 का काम कौन कर रहा है, 1। और ये जो a और b है ये x1/1 है, और ये क्या है, x2 और y2। ठीक है, p के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं, x का मान 0। m1 का मतलब हमारे पास कितना है, m1 है हमारे पास k गुणा x2 हमारे पास है -4 प्लस m2 हमारे पास कितना है 1 गुणा x1 हमारे पास कितना है +1 बटे हमारे पास कितना है k + 1। ठीक है, कॉमा फिर m1 कितना है k गुणा y2 का मतलब है 5 प्लस m2 का मतलब है 1 गुणा
y1 का मतलब है -5 बटे कितना है a + 1। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। ये हमारे पास इधर क्या चल रहा है x, 0 बराबर, यहाँ पे आएगा माइनस का 4k और प्लस का 1 बटे हो जाएगा k + 1, ये हो जाएगा 5k -5 एकम 5 बटे हो जाएगा k + 1। ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुलना करें इनके निर्देशांकों की तुलना, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो निर्देशांकों की जब आप तुलना करते हैं, तुलना करने पर अब देखते हैं क्या मिलेगा। एक तो यहाँ पे एक समीकरण बनेगी, जैसे इसके x निर्देशांक की तुलना करें, x निर्देशांक मतलब भुज की, तो ये हमारे पास पहला जो है वो भुज है, तो x बराबर हमारे पास समीकरण बन जाएगी -4k + 1 बटे k + 1, ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण 1। कोटि की तुलना करें तो इधर है 0, बराबर में कितना है 5k -5 और बटे में कितना हो जाएगा k + 1, k + 1 की गुणा 0 करेंगे, 0 बराबर 5k -5, 5k इधर आएगा माइनस का, 5k बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 काटे कितना आएगा 1। तो अब अगर बात करें हमारे पास k बराबर कितना आ गया 1। अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात हमारे पास कितना है k अनुपात 1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1:1। ठीक है। यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वो AB रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा। फिर ये तो हमारा आधा आंसर हो गया। आधा आगे क्या रह गया, इसमें कह रहा फिर इस बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही तो प्रश्न है, इस बिंदु के भी निर्देशांक में ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 में k का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जब आप k का मान रखेंगे क्या आएगा, x बराबर है -4 गुणा 1 + 1 बटे 1 + 1, जो हो जाएगा -4 + 1 बटे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 बटे में 2। अतः x अक्ष पर जो भी बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, स्थित जो हमारे पास बिंदु है वो कितना हो जाएगा -3 बटे 2, 0। ठीक है। स्थित बिंदु P कितना हो जाएगा -3 बटे 2, 0। ये हमारे पास हो जाएगा x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। फिलहाल तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, 22, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x y ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अगर कोई समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये मान लिया हमने, ये एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब इसके दो विकर्ण होंगे, एक तो विकर्ण इसका ये रहा, एक विकर्ण इसका ये रहा, ये इसके विकर्ण होंगे। क्या है, हमने मान लिया कि ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब इधर वाला जितना हिस्सा होगा उतना ही इधर वाला होगा, इधर वाला जितना हिस्सा होगा उतना ही इधर वाला होगा। यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे, और जिस बिंदु से ये दोनों विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं वो विकर्ण, वो जो है वो बिंदु जो होगा वो विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा, वो विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होगा। फिर से समझिए, यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समान भागों में बांट देंगे। जैसे ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को आधा आधा बांट देगा,
ये वाला विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण को आधा आधा बांट देगा समान भागों में, और जिस बिंदु से कट रहे हैं वो बिंदु इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु कहलाएगा। ये चीज समझना है आपको। तो कौन कौन से बिंदु हैं? ये पहला बिंदु ए हमने मान लिया 1, 2। दूसरा बिंदु बी है, ये हो जाएगा 4, 22। तीसरा बिंदु सी है, ये हो जाएगा x, 6। चौथा बिंदु डी हो जाएगा 3, 5। ये इसी क्रम में हमने ले लिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो हमसे x और y पूछा था, x y याद कर देंगे। अब देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब समझते हैं। फिर संख्या ये है 6, क्या दिया है इसमें? माना बिंदु ए 1, 2, बी 4, 22, सी x, 6 और डी 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और हम लोग जानते हैं क्या कि AC तथा BD जो है वो चतुर्भुज के क्या है? AC तथा BD चतुर्भुज के विकर्ण है। चतुर्भुज के क्या है बेटा? विकर्ण है। और हम जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को हमेशा समद्विभाजित करते हैं और मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई जो भी मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा, AD का मध्य बिंदु होगा, एक दूसरे को मध्य बिंदु पे ही काटेंगे। अर्थात AC का मध्य बिंदु जो होगा वो बराबर होगा, मध्य बिंदु बराबर किसके होगा? AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, ये हम केवल लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाए। आप बोल दीजिए मध्य बिंदु AC का जो मध्य बिंदु होगा वही किसका होगा? BD का। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये मध्य बिंदु का फार्मूला पाया गया। जैसे ये बिंदु हो x1, y1 और ये बिंदु है x2, y2। इनके मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए ये B है, मध्य बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक का फार्मूला बताया था x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर AC की बात करें तो ये हमारे पास कहलाएंगे x1, y1, उस समय ये कहलाएंगे x2, y2। क्यों? जो पहले होता है वो x1, y1, जो बाद में है x2, y2। तो इस हिसाब से ये होगा x1 + x2 / 2। तो x2 का काम कौन कर रहा है? x / 2, y1 + y2 / 2, मतलब 2 + 6/2। इसी प्रकार इधर लगाएंगे BD वाले में, तो B वाले x1, y1 का काम करेंगे, D वाले x2, y2 का काम करेंगे। यहाँ पे तो ये हमारे पास x1, y1 का काम करेंगे, ये हमारे पास x2 और y2 का काम करेंगे। लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 3/2, y + 5 में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो फिर से इनके निर्देशांकों की तुलना करेंगे। तो निर्देशांकों की तुलना करोगे तो भुज की तुलना होगी और कोटि की। निर्देशांकों की तुलना करने पर तो हम लोग करेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर। तो निर्देशांकों की तुलना करने पर क्या मिलेगा मेरे बच्चों? अब देखते हैं, जब निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो पहला बराबर होगा, यानी कि 1 + x/2 बराबर हो जाएगा 4 और 3 7, 7 कितना हो जाएगा? 2। ये 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर हो जाएगा 7 - 1, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर दूसरा कोटि की तुलना करेंगे, 2 और 6 8/2 बराबर हमारे पास हो जाएगा y + 5 में कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, अब 8 बराबर हो गया y + 5, 5 को इस तरफ लाएंगे तो 8 - 5 बराबर हो गया y बराबर कितना हो गया? 3। अतः x का मान कितना हो गया? 6, y का मान हो गया 3। यही हमारे पास इस प्रश्न का हल है। ठीक है,
तो नॉर्मल सा प्रश्न है, इसमें कोई विशेष नहीं था। और इसकी तरह एक उदाहरण भी है, शायद आपका उदाहरण नंबर जो 10 है वो शायद इसी की तरह है, आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम ही है, एग्जाम्पल जो है लमसम सेम है, नहीं तो मैं बाद में करा दूंगा आपको एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब चलते हैं इसके आगे। सवाल नंबर 7 क्या है, इसमें लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र के भी निर्देशांक पता है, बी के भी निर्देशांक पता है। काफी आसान सा प्रश्न है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। मजेदार प्रश्न है, समझते हुए चलेंगे। अब समझेंगे क्या है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का एक केंद्र है, ये केंद्र को इनने क्या लिखा है, केंद्र है, और ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो ये व्यास है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा के वृत्त का व्यास। ये व्यास इनने दे रखा है ए बी, लेकिन केंद्र नहीं दे रखा। केंद्र को हम मान लेते हैं वो वृत्त का केंद्र वो है। केंद्र के निर्देशांक दिए हैं 2, -3, ठीक है, और बी के निर्देशांक दिए हैं कितने, 1, 4। ए के निर्देशांक पूछे हैं, नहीं पता है तो मान लीजिए x, y बिंदु ए के निर्देशांक। और जो केंद्र होता है वो क्या होगा, व्यास का बीचों बीच का बिंदु होगा, इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। नॉर्मल सा प्रश्न है, इसमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, केंद्र, तो केंद्र हमने मान लिया O, केंद्र O बराबर हमारे पास है 2, -3। बिंदु B हमारे पास है, बिंदु B के जो निर्देशांक है वो है 1, 4। अब मान लेते हैं, माना बिंदु A के जो निर्देशांक है वो हमने कितने मान लिए, माना बिंदु A बराबर, माना बिंदु कैपिटल A बराबर हमने कितना मान लिया, x, y, ठीक है। तो अब आप समझिए, जो केंद्र के निर्देशांक होंगे, चूंकि केंद्र O के जो निर्देशांक होंगे, केंद्र O के जो निर्देशांक होंगे, एक तो हमें दे रखा है, और अगर हमें नहीं दे रखा होता तो केंद्र O के निर्देशांक हम कैसे करते, व्यास AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि व्यास AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, व्यास AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो अब देखते हैं, केंद्र O के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, और इधर इस तरफ मध्य बिंदु लगा के हम निकालते हैं, दोनों को आपस में बराबर करेंगे जिससे हमारा मान मिल जाएगा। O के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 2, और इसके निर्देशांक AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, तो x + 1/2 जो हो जाएगा x + 1/2, y1 + y2/2 यानी कि y + 4/2। अब अगर बात करें यहाँ पे इनके निर्देशांकों की करेंगे तुलना, तो हम क्या करेंगे, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की हम लोग करेंगे तुलना करने पर, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2, 2 दूनी 4 बराबर हो गया x + 1, 1 इधर ले आएंगे, 4 - 1 बराबर x बराबर हो गया 3, ठीक है। फिर -3 बराबर हो गया y + 4/2, ये हो गया 2 या 6 माइनस का बराबर हो गया y + 4, -6 - 4 बराबर y, तो y बराबर हो गया हमारा -10। अतः बिंदु A जो है, बिंदु A के निर्देशांक, A के जो निर्देशांक है वो बराबर कितने हैं, बिंदु A के निर्देशांक बराबर है x, y मतलब 3, -10। ये हमारे पास इसका हल है, ठीक है। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर इस प्रश्न की बात करें। अब चलते हैं इसके आगे।
अगला जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, यानी कि एक रेखाखंड हमें दे रखा है AB, A और B के निर्देशांक भी हमें पता है जो कि है क्रमशः A के निर्देशांक है -2, -2 और B के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 2, -4। ठीक है, अब बिंदु P हमें ज्ञात करना है, बिंदु P के निर्देशांक हमें करने हैं ज्ञात, लेकिन हमें पता नहीं है तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करते हैं। आगे हमें क्या देखना है, चलिए इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है और एक कंडीशन दी है जो हमें दिया गया क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8 में। क्या क्या दिया है, एक तो ये चीज है बिंदु A और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, यानी कि एक हमें दे रखा है बिंदु A के निर्देशांक, A के निर्देशांक बराबर हमारे पास कितना है -2, -2। ठीक है, फिर बात करें बिंदु B के निर्देशांक हमें कितना दे रखा है, B के निर्देशांक है 2, -4। ठीक है, बिंदु B के निर्देशांक है 2, -4। आगे हमें क्या दे रखा है AP बराबर कितना दे रखा है, AP बराबर हमारे पास दे रखा है 3/7 AB। AP बराबर हमारे पास कितना है 3/7 AB। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी चीज है, AP बराबर 3/7 AB। अब इसमें क्या है, हमें अनुपात पता होना चाहिए बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए। तो अनुपात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, AP हमें दे रखा है, यानी कि AP वाला हिस्सा हमें दे रखा है 3/7, AB का 3/7 है। ये हमें पता लग जाए इधर वाला पोर्शन कितना है, इधर वाला पोर्शन कितना है, तो ये अनुपात जब पता लग जाएगा तो वही कौन सा फार्मूला है, जब हमें साइडों के निर्देशांक पता है A और B के और अनुपात पता लग जाएगा तो P के निर्देशांक हम लोग फार्मूला लगाएंगे m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न हो जाएगा। तो अब देखते हैं अनुपात कैसे निकालेंगे। AP बराबर हमारे पास है 3/7। AB को हम क्या लिख सकते हैं, अगर करें बच्चों A से B की बात करी जाए, AB को हम लिख सकते हैं AP + BP या PB, तो इसको हम लिख सकते हैं AP + PB। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 की इधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7AP बराबर 3, अंदर गुणा करें 3AP + 3PB। यहां से अगर 3AP इधर लाओ तो 7AP - 3AP बराबर कितना हो जाएगा 3PB। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करो तो ये हो जाएगा 4AP बराबर हो जाएगा 3PB। अब अगर यहाँ से AB बटे PB का मान निकालें तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से अगर बात करें अनुपात की तो AP अनुपात PB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3:4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि A से P की जो दूरी है वो कितनी है 3 और P से B की जो है वो कितनी है 4। तो ये अनुपात हो गया, इसको हम कहेंगे M1 और इसको हम क्या कहेंगे M2। तो M1 अनुपात M2 की है, तो P के निर्देशांक हम ज्ञात हो जाएंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक डैश लगाएंगे, नई लाइन लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 ये हो जाएगा m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। ठीक है, केवल फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, m1 हमारे पास कितना 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 और x1 कितना है ये है -2 और बटे में हो जाएगा m1 + m2 मतलब 3 + 4 कॉमा, फिर m1 कितना है 3/2 हमारे पास कितना है -4/2 हमारे पास है -4 प्लस m2 कितना है 4 और गुणा y1 कितना है -2 बटे हो जाएगा 3 + 4। ठीक है, फिर अगर बात करें ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7 कॉमा,
ये हो जाएगा 4 तियां 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7। ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 7 का माइनस का 20 बटे 7। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, इसमें लिखा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी दो बिंदु दे रखे, इन दोनों को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। अब देखिए, इस टाइप का प्रश्न हमने समत्रिभाजित वाला बताया था, तब भी बताया था इसका कॉन्सेप्ट। और अब देखिए, ये हमारे पास एक रेखाखंड है, इसमें बिंदु ए और बी दे रखा है। ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है। ए के निर्देशांक है -2, 2 और ये है 2, 8। लेकिन अभी 4 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच में 3 बिंदु होने चाहिए। 3 बराबर भागों के लिए जैसे 2 थे, तो 4 बराबर भागों के लिए बीच में कितने हैं? 3। एक को हमने मान लिया P, एक को हमने मान लिया Q और एक को हमने मान लिया क्या? R। हमने मान लिया ये 3 बिंदु है P, Q, R। इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है। ठीक है, एक तो ये पुराना ही तरीका है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 वाला। एक तरीका मेरे पास और है, लेकिन हम पहले यही तरीके पे बात कर लेते हैं। वो रिवीजन जब कराएंगे तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 जो है, हमने क्या माना बिंदुओं ए और बी को माना, ऐसे ही पूछो, माना ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? P, Q तथा R हैं। 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? P, Q तथा R हैं। अब अगर बात करें P की, अब जरा बात करें P की, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये रेखाखंड अगर मान लो AB है, ये रेखाखंड हमारा AB है। आपको पता है A और B के निर्देशांक, A का मतलब -2, 2 और B का मतलब 2, 8 है। अगर हमें ये पता लग जाए कि P के निर्देशांक क्या है, P किस अनुपात में AB को बांट रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। चित्र में देखिए आप, P के जो बाईं तरफ है वो कितने पार्ट हैं? 1, जबकि P के दाईं तरफ कितने पार्ट हैं? 3। तो इसका मतलब ये है कि P जो है AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:3 में। बस अनुपात भी हमें बता दिया। चूंकि बिंदु P AB रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। 1:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। अब अगर बात करें P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? फार्मूला क्या है? वही एक फार्मूला है, क्या? m1x2 m2x1 बटे m1 m2 कामा
m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अब बात करें m1 कितना है, m2 कितना है, तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। यहाँ पे बात करें ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर इस प्रश्न की बात करें, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, जिससे किसी बच्चे का कोई दिक्कत ना हो। इसको छोटा करके दिया, इसको मतलब ये। अब देखिए, अब अगर बात करें ई के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, m1 x2। m1 का मतलब यहाँ पे कितना है 1 गुणा x2 का मतलब यहाँ पे कितना है 2 प्लस m2 का मतलब 3 गुणा x1 का मतलब कितना है -2 बटे 1 प्लस 3 कॉमा। अब समझिए कॉमा क्या हो जाएगा, m1 का मतलब कितना है फिर से 1 गुणा y2 का मतलब कितना है 8 प्लस m2 का मतलब 3 गुणा y1 का मतलब कितना है 2 बटे हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है, m1 प्लस m2। फिर इसकी बात करें, इसको हल करते हैं थोड़ा, तो 2 एकम 2 माइनस 3 होगी 6, क्यों प्लस माइनस माइनस बटे 3 हो गए 4, 8 एकम 8 प्लस 3 होगी 6 बटे 3 और 1 4, ये हो जाएगा माइनस का 6 में से 2 गया 4 बटे 4, 8 से 14 बटे 4। इसको हम काटेंगे तो 4 से 4 काटेंगे, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हमारे पास बिंदु पी आ गया -1, 7 बटे 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिंदु पी समझ में आ गया होगा, बिंदु पी। फिर बात करें क्यू की, तो अब क्यू के बारे में समझते हैं चित्र से ही, आराम से समझ में आ जाएगा चित्र से। बात करें अगर क्यू के निर्देशांक के लिए, ये बिंदु था ए, ये बिंदु था बी, ए के निर्देशांक भी पता है -2, और बी के निर्देशांक भी पता है 2, 8। अब ये हमारे पास बिंदु क्यू है, क्यू के निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो इसके लिए हमें अनुपात पता लग जाए। तो क्यू के दाईं तरफ और बाईं तरफ आप देखिए, इधर भी 2 हिस्सा है, इधर भी 2 हिस्सा है, यानी कि जब अनुपात अगर दोनों तरफ से बराबर हो तो अनुपात का यूज भी कर सकते हैं, यही फार्मूला लगा के, नहीं तो आप इसमें मध्य बिंदु भी लगा सकते हैं। क्यों, क्यू जो है बिंदु ए बी रेखाखंड को मध्य बिंदु पर बांट रहा है, मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वही बिंदु क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे। नहीं तो फिर अनुपात 2 और 2 लेके आप चलेंगे तब भी यही आंसर आएगा जो आप मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो जैसे इच्छा हो वैसे निकाल लीजिए। चूंकि बिंदु क्यू जो है ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ए बी रेखाखंड का क्या बेटा मध्य बिंदु है, चाहे 2:2 में विभाजित करता है, ये लिख सकते हो मध्य बिंदु है। इसलिए क्यू के निर्देशांक अगर बात करें तो इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, x1 का काम ये करेगा, ये x1 y1, और ये हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। बात करें x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2 बटे 2, y1 का मतलब 2 प्लस y2 का मतलब 8 बटे 2, ये हो जाएगा -2 + 2 कैंसिल 0 बटे 2, 8 और 2 10, 10 बटे 2, ये काटेंगे 5। किसी भी संख्या से 0 को भाग दो 0 आएगा, 5, ये हो गया क्यू के निर्देशांक। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब रह गया बिंदु आर के निर्देशांक निकालना, तो आर पे भी चलते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। पी के निर्देशांक हमने कैसे निकाला, चित्र में देखा, सबसे पहले 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 बिंदु हमने बीच में लिए, तो इधर से उधर तक हमने एक एक हिस्सा सबको मान लिया, एक हिस्सा इतना, एक हिस्सा इतना, एक इतना, एक तो तरीका ये स्पेशल है, इसी पे आप फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या लिख लिया, बिंदु पी की पहले बात करें तो पी हमने लिया और सबको हटा दिया, तो हमने ये देखा बिंदु पी जो ए बी रेखाखंड है उसको किस अनुपात में बांट रहा है। इधर देखिए एक हिस्सा है दाईं तरफ, बाईं मतलब बाईं तरफ एक हिस्सा है
और दाएं तरफ आप देखें 3 हिस्से हैं तो 1:3 में विभाजित कर रहा है। तो पी के निर्देशांक आपको अनुपात पता हो, बिंदुओं के निर्देशांक पता हो, आराम से फार्मूला लगा सकते हो m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। इस फार्मूले को लगाकर हमने p के निर्देशांक ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम q के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते। q जो है, अगर बात करें बाईं तरफ 2 हिस्से हैं, दाईं तरफ भी 2 हिस्से हैं, 2:2 हमें दे रखा था, तब भी हम लोग निकाल लेते इसी फार्मूले से। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हिस्से बराबर हो, बीचों बीच का अगर बिंदु है तो मध्य बिंदु लगा दो, सबसे आसान है। तो q जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये भी नॉर्मल सा हो जाएगा। अगर बात करें बिंदु r की, अगर बात करें किसकी, बिंदु r की, तो r को जरा देख लेते हैं। अब देखिए अगर r की बात करें तो r यहाँ पे है, इधर दाएं तरफ देखिए कितने बिंदु हैं, और बाएं तरफ देखिए, बाएं और दाएं में आप देखिए। बात करें बाएं तरफ तो इधर है 1 2 3, और दाईं तरफ अगर देखें तो दाईं तरफ है एक हिस्सा, तो ये किस अनुपात में बांट रहा है। चूंकि बिंदु r ए बी रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तब बिंदु r के निर्देशांक मान रखते हैं केवल फार्मूले में, ठीक है, और मैं रफ नहीं कर रहा था। यहाँ पे केवल रफ करूंगा जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए, समझ पाए ये r के हम लोग कैसे निकालेंगे। बात करें m1, अब की बार हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 गुणा x2 हमारे पास है 2 प्लस m2 का मतलब 1 गुणा, और हमारे पास है x1 - 2 बटे हमारे पास कितना है 3 + 3 का m1 3/2 हमारे पास है 8 प्लस m2 का मतलब 1 गुणा y1 का मतलब 2 बटे 3 + 3। यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 - 2 बटे 3 और 1 4, 8 में 24 + 2 बटे 3 और 1 4। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 बटे 4, 24 और 2, ये हमारे पास हो जाएगा 26। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 2 दूनी 4, 2 1 2 2 3 6, ये हमारे पास हो जाएगा 1, 13 बटे 2, 1, 13 बटे 2। ये बिंदु r के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, अगर इस प्रश्न की बात करें आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी करिएगा। अब अंतिम प्रश्न इसका है, प्रश्न संख्या 10। इसमें लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब ये पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इसी क्रम का मतलब क्रम से, कोई भी क्रम नहीं चेंज करना, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला ये दे रखा है इनमें, नहीं तो हमें याद भी करना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखा पेपर में हो सकता है संकेत ना किया हो, आपको याद करना है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब देखते हैं, ये भी आसान सा प्रश्न है। तो समचतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हैं, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, इसको कर देते हैं साइड में कि जाओ बेटा साइड में लग जाओ, ठीक है। अब समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज क्या होता है वो समझिए। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, वो होता समचतुर्भुज। तो बस नॉर्मल सा है, तो ये हमने मान लिया ये समचतुर्भुज है। इस टाइप से बनाइए जिससे पता लगे कि हाँ सभी भुजाएं बराबर है। तो इसके शीर्ष हमें दे रखे हैं ए का मतलब 3,0, बी का मतलब हमें कितना दे रखा है 4,5, और सी का मतलब हमें दे रखा है -1,4, और डी का मतलब है -2, -1, ठीक है। समचतुर्भुज के शीर्ष हमें दे रखा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल विकर्ण निकालने पड़ेंगे। एक विकर्ण होगा बीडी और एक विकर्ण होगा हमारा एसी, ठीक है, ये विकर्ण है, इसमें हमें मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं लगे हाथों क्या दिया है। प्रश्न संख्या 10 जो हमारे पास दिया है,
हमने माना समचतुर्भुज के विकर्णों के निर्देशांक जो है, समचतुर्भुज के शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो हमने मान लिए कितने, a 3, 0, b का मतलब 4, 5, c का मतलब -1, 4, d का मतलब -2, -1 है। ठीक है, अब इसके हमें विकर्ण निकाले तो पहले हम विकर्ण AC निकालते हैं। विकर्ण AC बराबर हम निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। वही एक फार्मूला है h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो भी बाद में है, जो पहले है उसके बिंदु x1 y1, जो बाद में है उसके x2 y2 मानते हैं जनरली, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो ये h2 का काम करेगा, यानी कि -1 x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये हमारे पास हो जाएगा -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32, और 32 का वर्गमूल कितना होता है जिसको नहीं पता है देखिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जिसका जोड़ा बन जाएगा वो वर्गमूल से बाहर, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, ये नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 √2 इकाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका फार्मूला। वो किसके विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 4 √2 इकाई आ गई, ये विकर्ण। ठीक है, बात करें अगर दूसरे विकर्ण की, तो वो विकर्ण अब हम लोग निकालते हैं। विकर्ण ये हो गया हमारे पास कौन सा विकर्ण, ये विकर्ण AC हो गया। अब निकालते हैं विकर्ण BD। तो विकर्ण BD हमारे पास क्या होगा, फिर से इसमें यही फार्मूला हो जाएगा। अब B वाले में से B वाले हटा लेते हैं, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर बात करें -2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर, -5 और एक -6 का होल स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 72 का वर्गमूल निकालें तो 36 दूनी 72, 36 गुणा 2 दे सकते हैं, 36 का वर्गमूल हो गया 6, लेकिन 2 का निकलता ही नहीं है, ये भी हो गया इतने इकाई। तो बाद में अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, समचतुर्भुज हमने कितना मान रखा है, समचतुर्भुज ये इसका नाम है ABCD का जो क्षेत्रफल है, ABCD का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब अगर बात करें 1/2 विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। तो 1/2 AC का मतलब हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 4√2, और दूसरा हमारे पास विकर्ण है ये है 6√2, 2 से 2 काट लीजिए, 2 2 छंग 12, √2 का मतलब 2, ये हो गया 24 इकाई। इकाई की गुणा करिए, इकाई की घात 2, या इसको हम पढ़ेंगे वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास हो गया क्या, वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई समचतुर्भुज का क्या हो गया क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे होती है कंप्लीट, जो कि हमारे न्यू NCERT सिलेबस के हिसाब से कोर्स हो गया फिनिश निर्देशांक ज्यामिति का। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है क्यों। अब आप देखिए, ये हमारे पास पेज नंबर 16 था, ये 16 हमने कंप्लीट किया। अब ये 17 ये देखिए, ये हमारे पास हो गया फिनिश। ठीक है, यहाँ पे ये सारांश में दे रखी है चीजें, तो ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा था सारांश है, ये लास्ट जो होता है, बस ये न्यू सिलेबस था, इसलिए यहाँ पे हो गया फिनिश। ठीक है, केवल इस बार इतना ही सिलेबस हमें पढ़ना है। 7.3 पहले हुआ करती थी, 2 बढ़ गई है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। अगर प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें भी आपके इतना ही प्यार की जरूरत है जितना हम मेहनत यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। और काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चे करते हैं हमारे यहाँ से पिछले वर्षों में बच्चे जो है काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं।
तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी स्कोर अच्छा रहे। अगर कहीं पे मुझसे कोई गलती होती है क्वेश्चन पढ़ाने में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए उत्साह के साथ। आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है।